तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करें हमारा लेक्चर नंबर 3 यूनिट 5 का, जिसके अंदर बच्चे हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फिजिक्स का नया कंसेप्ट, जिसका नाम रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए बच्चे, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, जब कोई भी बॉडी क्या कर रही होती है बच्चे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही होती है, तब उसकी एक नई टर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसका नाम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो किसी भी बॉडी का बच्चे, किसी भी रोटेटिंग बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे और वो क्या होता है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बच्चे इसके बारे में। तो देखो, अब मान लीजिए हमारे पास क्या, कोई भी एक बॉडी है तुम्हारे पास, ठीक है, ये बॉडी है, और हमने कहा भी ये क्या करे, तुम्हारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करे बच्चे, रोटेट कर रही है। तो मेरे को क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चे वो क्या होगा, कर इसके हर एक पार्टिकल का जो मास होगा बच्चे, उसके हर एक पार्टिकल के मास की क्या ले लो बच्चे, प्रोडक्ट ले लो, किसके साथ, उस पार्टिकल के डिस्टेंस की स्केयर के साथ। और वो डिस्टेंस कहां से लोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लोगे। मान लो तुम्हारे पास यहां कोई भी एक पार्टिकल है, मान लो मेरे पास m1 मास के कोई पार्टिकल है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस कितनी मान ली बच्चे, मैंने r1 मान ली। क्या मान ली, r1 मान ली। तो क्या किया, पहले पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई में उस पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका क्या लिया, स्केयर ले लिया मैंने, वो उसके मल्टीप्लाई में रख दिया। इसी प्रकार बच्चे आप क्या करो, कोई भी दूसरा पार्टिकल होगा मान लो, उसका भी क्या ले लो, उसकी मास की और उसके डिस्टेंस के स्केयर की क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, फिर वो ले लो। तो ऐसे करके बेटा सभी के सभी पार्टिकल की आप मास की और आर स्केयर की क्या निकाल लो बेटा, प्रोडक्ट निकाल लो, और उन सबको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो वो बॉडी का क्या आएगा बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले क्या करो, इंडिविजुअली एक एक पार्टिकल को उठाओगे तुम, ठीक है, तो उस पार्टिकल का मास लेके और उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्केयर लेके प्रोडक्ट ले लोगे वे दोनों की, ले ली मास की और डिस्टेंस के स्केयर की प्रोडक्ट, फिर दूसरे पार्टिकल की लो, फिर तीसरे की, इस प्रकार nth पार्टिकल की ले लीजिए, और सबके सब बेटा इन प्रोडक्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो वो तुम्हारे बॉडी का बच्चे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तुमने डिफाइन क्या किया बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, देखो तो MOI मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द, उसके आसपास, इज इक्वल टू द, वो किसके बराबर होगा बच्चे, सम के बराबर होगा। भाई सम लेना पड़ेगा आपको, किसका सम लेना पड़ेगा भाई, प्रोडक्ट का सम लेना पड़ेगा। किसकी प्रोडक्ट का सम लेना पड़ेगा, मासेज ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकलों के मास की, और बच्चे स्केयर ऑफ देयर डिस्टेंस, और उनके डिस्टेंस का स्केयर कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। बेटा उनका क्या कर लो, आप सम कर लो, वो तुम्हारे पास क्या आएगा, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और भी क्लैरिफाई होगा यहां से, देखिए कैसे हम डिटरमाइन करते हैं बच्चे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो बच्चे किससे डिनोट करेंगे हम इसको, कैपिटल आई से डिनोट करेंगे बच्चे। अब देखिए, जैसे मैंने क्या ली, एक बॉडी ली, इसके अंदर बच्चे क्या थे, n नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट थे, और बेटा वो क्या कर रही थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। और हमने कहा भी उसके पार्टिकल का जो मास है वो क्या, m1 m2 mn अप टू mn तक है तुम्हारे पास, और उन पार्टिकल की डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो क्या लिए मैंने, r1 r2 r3 अप टू rn तक मैंने लिए। अब मेरे को बच्चे क्या निकालना है, इस पूरी बॉडी का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो कैसे निकालूंगा, पहले पहले पार्टिकल का मास, और क्या करूं, प्रोडक्ट करूंगा उस पार्टिकल के डिस्टेंस का के स्केयर से, ठीक है, ये ली मैंने भाई तुम्हारे पास। और क्या करना, आपने सम करना ना सभी प्रोडक्ट का, तो सभी के सभी प्रोडक्ट निकालते जाओ और क्या करते जाओ, सम करते जाओ। उस सम को आप क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलोगे। दूसरे पार्टिकल क्या लिखोगे बच्चे, m2rn का स्केयर, सॉरी r2 का स्केयर लिखोगे। इसी प्रकार मान लो बच्चे मैंने n में पार्टिकल के लिख लिया, nth पार्टिकल के लिख लिया mnrn का स्केयर, ये मैंने राइट डाउन कर दिया यहाँ पे। अब बच्चे देखो, इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, एन टर्म आ रही है तो एन टर्म सम में है, तो इनको हम समेशन की फॉर्म में सिंगल टर्म से लिख सकते हैं। क्या, देखो m i
एम आई और आर आई का स्केयर हुआ तुम्हारे पास, ठीक है। हियर आई, ये आई होगा बच्चे तुम्हारे पास, ठीक है। और आई की वैल्यू हमने कहा भाई 1 से तो शुरू हो रही है देखो, और एंड कहां पे हो रही है बच्चे, एन पे हो रही है। तो ये मैंने समेशन की फॉर्म में लिख दिया मेरे बच्चों। तो ये क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। अब सिंगल पार्टिकल का निकालना हो तो बिल्कुल इजी है भाई, क्या करो, उसका मास देख लो, पहले देख लिया, फिर उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देख लो और उस डिस्टेंस का स्केयर कर लो, कर दिया। तो उस डिस्टेंस के स्केयर की और मास की क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो। तो वो उस सिंगल पार्टिकल का क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, किसके अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट तुम्हारे पास। तो लेकिन पूरी बॉडी का निकालना तो सारे के सारे पार्टिकल के लिए ऐसी प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी और उन सबको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा बच्चे। अब देखो यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एस आई यूनिट की बात करूं बच्चे, एस आई यूनिट क्या होगी तुम्हारे पास, देखो बच्चे क्या है, जस्ट मास है मल्टीप्लाई में डिस्टेंस का स्केयर है। अब मास की एस यूनिट क्या होती है बच्चे, किलोग्राम होती है, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है, लेकिन मीटर डिस्टेंस का क्या स्केयर है, तो किलो ग्राम मीटर स्क्वायर क्या हुई बच्चे, इसकी एसआई यूनिट हुई। और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डीएफ की बच्चे बात करूं, तो वो क्या होगा, देखो मास का क्या होता है, एम होता होगा, और बेटे ये क्या थी, मीटर थी, मीटर एक लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल, एल की पावर 2 लिखना पड़ेगा अभी, टी यहां पे है नहीं, लिखना चाहो तो टी की पावर 0 लिख सकते हो। आई बात से, ये था बच्चे क्या मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो तो क्या रोल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन के अंदर। देखो बच्चे आपने सिंपल इनर्शिया पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, हमारी जो यूनिट नंबर 3 थी वहां पे इनर्शिया पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था भी, बॉडी की प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण वो क्या करती है, अपने मोशन की स्टेट या रेस्ट की स्टेट के अंदर हो रहे चेंज का क्या करती है बच्चे, अपोज करती है। अब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा तो वो उतना ही ज्यादा अपोज करेगी भी अपने स्टेट के अंदर हो रहे चेंज का। अब मास कम होगा तो क्या करेगी बच्चे, कम अपोज करेगी, मींस आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा मास वाले के लिए चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लीनियर मोशन के अंदर जो इनर्शिया बात करते थे बच्चे, वो मास से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था, मास से। तो मास पे डिपेंड करता था, हम ये कहते थे बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा ही होगा। इसी वे के अंदर बच्चे रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल अदा करता है, वही रोल प्ले करता है जो रोल मास कहां प्ले करता है तुम्हारे पास, लीनियर मोशन के अंदर प्ले करता है तुम्हारे पास। आई बस में तो बड़ा इनर्सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, रोटेटिंग बॉडी की प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण वो क्या करती है, रोटेशनल मोशन के चेंज का क्या करेगी बच्चे, अपोज करेगी तुम्हारे पास। आई बात समझ में। तो ये है बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल, ठीक है। तो सेम वही काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ भी रोटेशनल मोशन में। तो रोटेटिंग बॉडी के मोशन के अंदर, ठीक है, रोटेशनल मोशन की जो चेंज होगा ना उसका अपोज करेगा कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारे पास। चलिए बच्चे इसके बाद तो बच्चे एक सिंगल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा वही रहेगा, क्योंकि भाई हमने बताया था कि एक बॉडी के लिए, रोटेटिंग बॉडी के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो सकती है, बहुत हो सकते हैं तुम्हारे पास, लार्ज नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां पे हो सकती है। तो बेटा जितनी ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उतने ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे भी, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। तो डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए क्या होगा, बॉडी का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये बात रिमेंबर रखना। अब यहाँ ले लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके इर्द गिर्द घूम रही है, मान लो क्या होता है, यहाँ ले लो एक लाइन, यहाँ ले लो, उसके अबाउट भी जो घूम रही है, तो वहां से डिस्टेंस देखो तुम, आर की वैल्यू कम आएगी नहीं आएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, कम मिलेगा आपको। तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा तुम्हारे पास। इसके बाद देखो बच्चे, हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, वो क्या होंगे तुम्हारे पास। नंबर पहला फैक्टर क्या होगा तुम्हारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहला फैक्टर ये है भाई, बॉडी के अंदर मास का बंटवारा किस प्रकार है, ठीक है।
तो उस बात पे भी बच्चे डिपेंड करेगा। अब तुम्हें पता भी कहीं कहीं पे मास क्या बात ज्यादा हो, कहीं कहीं पे कम हो, तो उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी तुम्हारे पास में। ठीक है, तो पहला फैक्टर, अब तुम्हें पता भी मास तो आ रहा नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखो तो मास पे डिपेंड करेगा ही करेगा तुम्हारे पास। ठीक है, दूसरा फैक्टर बच्चे क्या आता है, देखो बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है। ठीक है, उस पे भी डिपेंड करेगा, मींस द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा मिलेगा बच्चों, देख लो यहाँ पे डिस्टेंस कम मिलेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा। ठीक है, ये थे बच्चे कुछ फैक्टर्स। और दूसरा फैक्टर आप ये भी कह सकते हो भी तुम्हारे पास जो पोजीशन या फिर जो ओरिएंटेशन होगी हमारे पास, ठीक है, किसकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन की बॉडी से, वो भी इफेक्ट करेगी मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, अब यही बात तुम्हारे पास कहां ले रहे हो आप मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन को, तो उसके हिसाब से बच्चे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, चलिए बच्चे, अब अभी तो हमने सिंपल एक बॉडी की बात करी जो n पार्टिकल्स कंटेन कर रही है तुम्हारे पास। अब बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को निकालना हो किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी का निकालना है, ऑफ अ रिजिड बॉडी। भाई रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, ये बात हमें देखनी है बच्चे। चलो देखो, अब देखो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये निकाल दिया मैंने, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। लेकिन मुझे जब रिजिड बॉडी की बात आती है ना, तो उसके अंदर जो मास होता है बच्चे, वो क्या होता है तुम्हारे पास, कंटिन्यूसली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वहां पे एक सिंगल पार्टिकल को अलग करके मास नहीं बता सकते भाई इसका मास m1 है, इसका m2। अब एक पार्टिकल को सेपरेट ही नहीं कर सकते वहां से। ठीक है, यदि आपकी रिजिड बॉडी हुई तो। ठीक है, अब यदि बच्चे नहीं होगा तो हम वहां पे क्या लेके चलेंगे भाई, हम ये कहेंगे भी हमारी रिजिड बॉडी हो किससे मिलके बनी है, एलिमेंट से मिलके बनी है। और हम वहां पे क्या मान लेंगे, ये m1 m2 यहाँ पे शो नहीं होंगे बच्चे, तुम्हारे पास m1 m2 शो नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि मान लो एक एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ पे, कोई भी इसका क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया बच्चे। ठीक है, और मान लो इस एलिमेंट का मास बच्चे क्या है, dm है, क्या है, dm है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली बच्चे, मैंने मान लो r मान ली, क्या मान ली, r मान ली। तो ऐसे ऐसे ढेरों एलिमेंट पड़े होंगे मेरी इस रिजिड बॉडी के अंदर। ठीक है, तो पहले मान लो पहले पार्टिकल का, सॉरी पहले एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं तो वो क्या आएगा, dm इंटू में r स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। तो स्मॉल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अभी। अब कंप्लीट का निकालना हो तो बच्चे आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो। किसका साइन लगाते हो, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो। तो बच्चे यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो वो क्या होगा मेरे पास, इंटीग्रेशन dm r का स्क्वायर। मींस यहां पे समेशन था, यहां पे क्या गया, सम के लिए इंटीग्रेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आता है, जब मास क्या हो, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो तुम्हारे पास, तो वहां पे आया बच्चे इंटीग्रेशन का साइन टोटल निकालने के लिए। क्लियर है, अब ये था बच्चे क्या, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट। क्लियर है, चलो भाई इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं तुम्हारे पास क्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, देखो बच्चे बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये भी, रेडियस ऑफ जाइरेशन। देखो बच्चे मान लो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हुई जी एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो भाई, और ये बच्चे मेरी एक बॉडी है तुम्हारे पास, ठीक है, ये बॉडी है। चलो भाई ये बॉडी ली भाई सर ने, चलो भाई ले ली, कोई बात नहीं। मुझे इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो n पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल है। अब देखो बच्चे मेरे को क्या करनी है, रिजिड सॉरी इस बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन डिफाइन करना है। तो क्या होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन, देखो बच्चे, तो बॉडी का कोई भी एक पॉइंट, बॉडी का एक पॉइंट होगा, ठीक है, मान लो ये होगा तुम्हारे पास। तो बेटा बॉडी के एक पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी ना, बॉडी के एक पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होगी, उसी का नाम रेडियस ऑफ जाइरेशन है। लेकिन कंडीशन कहकर ये पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर
बॉडी का पूरा जो मास होगा बच्चे वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, होगा तभी वो पॉइंट होगा तुम्हारे पास। और आप जो इस पॉइंट को लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, निकाल लिया आपने, जो भी निकाल लिया, मान लो तुम यहाँ को भी कैपिटल, मतलब टोटल मास मेरी रिजिड बॉडी का बच्चे क्या एम है, तो पूरा का पूरा एम मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, मेरे पी पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। तो अब जब इस पी पॉइंट को लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, आपने जो भी निकाल लिया, मान लो आई निकाल लिया, तो बच्चे वो उतना ही आएगा जितना आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे बॉडी का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लेके। मींस यहां मास m1 है उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया, फिर यहां मास m2 उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया, ऐसे nth के लिए निकाल लिया आपने, सबको सम कर दिया, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया आपके पास। वो कब, वो कैसे आया, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को लेके, ठीक है। आप अलग अलग हिस्से का मास, अलग अलग पार्टिकल का मास लेके आप ऐड करते जा रहे थे, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वो निकाले, वो तो हो गया एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन आपने एक वो पॉइंट जिसके ऊपर बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड था वो लेके निकाला, तो वो भी क्या आया, वैसा ही आया। तभी बच्चे वो डिस्टेंस होगी ना उस पॉइंट की, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्या कहलाएगी वो डिस्टेंस, रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो भाई सर ये तो सेंटर ऑफ मास हुआ, तो सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट होगा बॉडी का उसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाएगी। और इस पॉइंट को लेके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे आप, वो वही आना चाहिए जो बच्चे बॉडी का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लेके आप फाइंड आउट करोगे। चलो भाई ये थी हमारे पास रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू। तो बच्चे इसको डिनोट किया जाएगा किससे, कैपिटल के से, ये कैपिटल के होगी बच्चे तुम्हारे पास रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्लियर यहां तक। अब देखो, तो हमने कहा कि मेरी बॉडी का जो मास है, मान लो यहां पे m मास है, n पार्टिकल, ये हर एक पार्टिकल का मास बच्चे क्या m ही लिया मैंने, स्मॉल m लिया तुम्हारे पास, देखो तो ये लोग। और इस मास की जो बड़े डिस्टेंस है वो क्या मान ली मैंने, r1 मान ली, क्या मान ली, r1 मान ली। और यहाँ कोई भी दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m ही है, क्योंकि सबका मास सेम लिया है, उसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, r2 मान ली। या कोई थर्ड पार्ट या nth पार्टिकल मान लो, उसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, rn, कितनी है बच्चे, rn है। और पी पॉइंट पे बॉडी है, पूरा मास कंसंट्रेटेड है m, वो हमने बोल दिया पहले डेफिनेशन के अंदर। आगे देखो बच्चे, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, आपने कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है भी, तुम पहले एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, निकालते चलो सर निकाल लो। आपने बताया था क्या, पहला पार्टिकल का मास इनटू में उसके डिस्टेंस की का स्क्वायर कर दिया, प्लस में दूसरा mr2 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके बच्चे n तक जोड़ोगे mrn का स्क्वायर। ये तो हो गया बच्चे एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लेके मेरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो वे निकाल, इसको मैं एक बार अच्छा सोल्व कर लेता हूं। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का, m कॉमन आ रहा है पूरी टर्म में से, ऊपर वाले में से r m कॉमन आया बच्चे, ये हुआ। अब बच्चे क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को m से ही n से मैंने डिवाइड कर दिया बच्चे, और यहां पे n से ही क्या कर दिया बच्चे, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई असर नहीं हुआ मेरी पे, कोई चेंज नहीं आया मेरी इस टर्म पे, क्योंकि n से n कट जाना है, सेम वही रिजल्ट आएगा जो पहले था। चलो भाई, तो बच्चे ये क्या है, m गुना में n, ये क्या मेरी पूरी बॉडी का टोटल मास ही तो हो गया। मैंने कहा बॉडी का टोटल मास निकालो पार्टिकल का मास जोड़ के, तुमने कहा सर पहले पार्टिकल का जोड़ेंगे फिर दूसरे का जोड़ेंगे, ऐसे करके सर n का जोड़ेंगे। अब मैंने कहा कितनी बार m हो गया, तुमको सर n बार m हो गया नहीं होगा, तो n गुना में m लिखोगे, तो ये क्या है, बॉडी का टोटल मास ही तो हुआ, बॉडी का टोटल मास हुआ भाई। तो इसको मैंने क्या लिख दिया बच्चे, m लिख दिया। चलो भाई m लिख दिया, तो यहाँ पे बच्चे तुम्हारे पास क्या आता है, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस rn का स्क्वायर डिवाइड बाय में बच्चे क्या आता है, n आता है। ये आ गया बच्चे। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं मेरी इसी बॉडी का, इस पी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, जहां पे पूरा बॉडी का मास कंसंट्रेटेड था, तो उसके अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बच्चे आई, वो कितना आएगा, मास इनटू में उस पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो के थी तुम्हारे पास, हो गया। ये रेडियस ऑफ जाइरेशन है, तुम क्या के आए हो। चलो बच्चे, तो दोनों के दोनों मास सेम होंगे तभी ये के रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाएगी, है ना। तो दोनों सेम है बच्चे,
तो अब दोनों को, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, आई की जगह आई है, एम की जगह एम है, तो के स्क्वायर की जगह बच्चे क्या है तुम्हारे पास, ये पूरी टर्म है ना। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट के स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाय बच्चे क्या हुआ, n हुआ, डिवाइड बाय क्या हुआ, n हुआ। इस स्क्वायर को वहां लेके जाओगे तो बच्चे अंडर रूट बनेगा, या पूरे की ब्रैकेट लगा के 1/2 पावर लिख दो भाई, ठीक है। तो बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये रूट मीन स्क्वायर होगा भी किसका, डिस्टेंस का, पार्टिकल का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चे बॉडी की रेडियस ऑफ जाइरेशन को। अब आपसे कोई ये पूछे भी रेडियस ऑफ जाइरेशन की ऐसा यूनिट बताओ, अबे ऐसा यूनिट तो वही रहने वाली है, कौन सी वही वाली, अबे रेडियस लेंथ होती है ना, तो डिस्टेंस ही तो होती। तो बच्चे ऐसा यूनिट क्या रहेगी, मीटर ही तो रहेगी, डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, ओनली एल रहेगा। चलो भाई बच्चे, ये था मेरा क्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में, क्लियर है, हमारी वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद में बच्चे हम निकालते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका भी, एक रोटेटिंग बॉडी का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए वो क्या रहेगा, तो देखो बच्चे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम बच्चे क्या निकालेंगे यहाँ पे, मेरी एक रोटेटिंग बॉडी की मैं क्या निकालूंगा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, जिसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। देखो बच्चे कैसे, तो मैंने क्या किया, एक रिजिड बॉडी कंसीडर की, क्या की, एक रिजिड बॉडी कंसीडर की, जिसके अंदर तुम्हारे पास मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है बच्चे, प्रेजेंट है, ठीक है। और हर एक पार्टिकल का जो मैंने पार्टिकल मास माना m1 m2 अप टू mn, मैंने मास मान लिया पार्टिकल्स का, ठीक है। और बच्चे m1 मास वाला जो पार्टिकल है ना, वो v1 लीनियर वेलोसिटी से रोटेट मूव कर रहा है, ठीक है। तो m1 मास की जो लीनियर वेलोसिटी मैंने मानी वो कितनी मानी, v1 मानी। और जिस पार्टिकल का मास m2 है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है बच्चे, v2 है। इसी प्रकार बच्चे मैंने क्या मान ली, nवें पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या मान ली, vn मान ली बच्चे, क्या मान ली, vn मान ली। अब मेरी जो ये बॉडी है ना, ठीक है, जो ये रोटेट कर रही है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो बच्चे क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है बच्चे, रोटेट कर रही है। और हमने पढ़ा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की होगी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही एंगुलर वेलोसिटी बच्चे उसके इस पार्टिकल की होगी, मींस इस वाले पार्टिकल की, मतलब जिसका मास m1 है, पहले पार्टिकल की भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दूसरे की भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसी प्रकार nवें पार्टिकल की भी एंगुलर वेलोसिटी बच्चे क्या होगी, ओमेगा होगी भाई। चलो भाई ओमेगा होगी। इसके बाद में चलो देखो, अब मैंने क्या कहा, मान लो तुम्हारे पास पार्टिकल मान लो यहाँ था, आपकी बॉडी इस प्रकार मूव कर रही होगी, मान लो ऐसे मूव कर रही है, ये क्या है तुम्हारे पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा रखी है मैंने, ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी तुम्हारे पास, ठीक है। अब मान लो बच्चे यहाँ पार्टिकल है, यह पार्टिकल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस मान लो क्या है, r1, और ये बच्चे तुम्हारे पास क्या m1 है, और कितनी वेलोसिटी से घूम रहे हैं, मान लो m1 लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मान लो ये v1 दिखा दिया मैंने, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है। यहाँ कोई पार्टिकल होगा तुम्हारे पास, मान लो यहाँ मान लो, तो ऐसे जा रही है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कहाँ होगी, नीचे की तरफ दिखाओगे v2, मास मान लो बच्चे कितना m2, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ nवा पार्टिकल मान लो भाई mn पार्टिकल ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो इसका लीनियर वेलोसिटी कहाँ होगी, ऊपर की तरफ vn होगा, ये दिखा रखी है बच्चे मैंने, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक डायग्राम दिखाया रफली आपको, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अब देखो भाई, तो मेरे को तो क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मेरी पूरी बॉडी की, ठीक है। वो कैसे निकालूंगा बच्चे, तो क्या करूंगा यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, ठीक है, और सबको क्या कर दूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा, तो मेरी पूरी बॉडी क्या आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो देखो पहले
जिस बॉडी का मास, जिस पार्टिकल का मास m1 है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 1/2 m1v1 का स्केयर आएगा, नहीं आएगा भाई। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 1/2 m1v1 स्केयर, और जिस पार्टिकल का मास m2 होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आएगी m2v2 का स्केयर। इसी प्रकार बच्चे मैंने क्या निकाली, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाली जिसका मास mn है, और वो क्या आएगी 1/2 mnvn का स्केयर आएगा बच्चे। क्लियर है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है मेरी बॉडी की, वो मैंने ई के बोल दी, तो हर एक पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो भाई, 1/2 m1v1 का स्केयर, 1/2 m2v2 का स्केयर, ऐसे ऐसे करके बेटा अप टू n टर्म तक जोड़ दो mnvn का स्केयर। लो भाई जोड़ दिया भाई सर आपने। ठीक है, अब बच्चे आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस पहले पार्टिकल के मैं बनाना चाहूं तो v1 r1 ओमेगा आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। इसी प्रकार इसके लिए निकालना चाहो तो v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, इसके लिए निकालना चाहो तो vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। सब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो वही होती है जो मेरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसीलिए मैंने ओमेगा ओमेगा ही रखा हर एक के केस में। आगे देखो बच्चे क्या आता है 1/2 m1, देखो भाई v1 की जगह पे क्या r1 का स्केयर होगा और बच्चे ओमेगा का स्केयर होगा, रख दिया भाई r1 ओमेगा v1 की जगह पे, प्लस में 1/2 m2 r2 का स्केयर और बच्चे ओमेगा का स्केयर, प्लस में हम गए कहां तक गए 1/2 mn rn का स्केयर, और बच्चे यहां पे क्या आती तुम्हारे पास ओमेगा का स्केयर। ये लो बच्चे क्लियर है। अब यहां देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, आ रहा है सर, क्या आ रहा है ओमेगा स्केयर कॉमन ले लो भाई, आ रहा है तो फिर m1 r1 का स्केयर, यहां तो यही बचा, प्लस में m2 r2 का स्केयर यही बचा। तो इस प्रकार nth टर्म के अंदर mn rn का स्केयर बचा, बचा नहीं बचा भाई, यही बचा सर। इसके बाद बच्चे क्या लिखते हैं 1/2 ओमेगा का स्केयर, समेशन की फॉर्म में लिख दें इस टर्म को, क्या लिख दें mi ri का स्केयर, और i की वैल्यू बच्चे 1 से शुरू हो रही है और खत्म कहां हो रही है n पे हो रही है, तो n, अबे ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया भाई, ये तो क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम पहले निकाल के आए थे, तो इसका ये तो आई हुआ भाई, क्या हुआ ये आई हुआ, तो मैं आई लिख रहा हूं भाई यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे ये मैंने यहाँ पे लिखा आई, तो ई के इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा, आई लिख दिया पहले मैंने यहाँ, ठीक है, और इनटू में क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ये लो बच्चे, तो ये आई मेरी रोटेटिंग बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो भाई, तो बच्चे किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, नंबर 1 बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सिस ऑफ रोटेशन में जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा ही आएगी, आएगी आएगी। बच्चे साथ में एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, देखो कर रही है भाई, ज्यादा होगी एंगुलर वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। चलो भाई बच्चे, अब देखो मान लो कि यदि मैं ये कह दूं कि मेरी जो बॉडी थी, ठीक है, रोटेटिंग बॉडी थी, वो क्या कर रही थी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रही थी, मूव कर रही थी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई इनटू में 1 का स्केयर आएगा भाई, ओमेगा की जगह 1 रख दिया मैंने। तो ई के की वैल्यू कितनी आती है बच्चे, ई के इज इक्वल टू 1/2 आई आया, 2 को वहां ले जाओ, कितना आया 2 ई के इज इक्वल टू आई, ये रिलेशन आया नहीं है, तो इसका मतलब रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डबल होगा, क्या होगा डबल होगा, जब वो बॉडी क्या कर रही हो, एक मींस यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूम रही हो।
ठीक है, ये था बच्चे मेरा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये निकाल दे, रिमेंबर रखेंगे जीएम फॉर्मूला, हमारा काम आ सकता है। तो बच्चे देखो, तो इसके बाद हमारे सिर्फ 2 ही टॉपिक रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और फिर उसी लेक्चर के साथ हमारी जो यूनिट होगी बच्चों क्लोज हो जाएगी। तो ये 3rd लेक्चर था। 4th लेक्चर में हम हमारी यूनिट को क्लोज करेंगे बच्चे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और नए कंसेप्ट के साथ।